चुप हो जाओ। चलो, तो स्लैब वाला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और कुछ नहीं। ठीक है, स्लैब वाला पार्ट डिफरेंस जो होता है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, उसको हमें यूज करना होता है। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। पूरा फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाता है? शिफ्ट। किसी को कोई डाउट है? आगे लिख लो। अगली हेडिंग है YDSC फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। तो अभी तक हम क्या मानते थे? एक चीज, एक कोई सोर्स है जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होती है और आगे दो स्लिट्स के ऊपर गिरती है। इस तरह से हमने दो कोहेरेंट सोर्सेस बना लिए थे, और कोई तरीका तो है नहीं। तो जब ये S1 और S2 पे लाइट आती है, तो क्या इनमें इनिशियली कोई फेज डिफरेंस माना था हमने? नहीं, सिर्फ अब स्क्रीन के ऊपर पार्ट डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आता था। पर मान लो कि सोर्स को सिमेट्रिकली ना रखा जाए, अगर सोर्स बीचों बीच होगा तभी तो यहाँ पे सेम पाथ चल के लाइट आएगी। पर अगर सोर्स किसी जगह पे इस तरह से रखा हुआ है कि लाइट आके ऑब्लिक गिरती है, स्लिट के ऊपर डायरेक्टली नहीं गिर रही है, कुछ इस तरह से लाइट आके दोनों स्लिट्स पे गिरती है, अब ये सोर्सेज की तरह काम करेंगे। तो पहले तो मैं O पॉइंट की बात करूं जो कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, लाइट इस तरह से जाएगी दोनों सोर्सेज से। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि स्लिट को पार करने के बाद तो दोनों लाइट रेज के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्लिट पे पहुंचने से पहले ही इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया होगा। कौन सी वाली लाइट ज्यादा चली है? S1 वाली लाइट ज्यादा चली है। मैं मान लेता हूं कि जो इंसिडेंस हुआ है वो हुआ है एंगल अल्फा पर। तो कितना एक्स्ट्रा चले मुझे ये बताना है। तो हम क्या करेंगे? S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा कितना? अल्फा। ये डिस्टेंस आपको पता ही है D होती है। ये है एक्स्ट्रा पाथ जो कि आपका डेल्टा एक्स है, ठीक है ना? तो बिफोर इंसिडेंस मैं कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा x1 वो है सिंपली D साइन अल्फा। मान लेते हैं ऐसा हम, क्योंकि काफी दूर से आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा जहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन स्लिट्स। तो अब क्लियरली O पॉइंट की अगर बात की जाए तो O पॉइंट पर क्या अब डेल्टा एक्स जीरो होगा? इस सिचुएशन में जो मैंने ड्रॉ की है, इस सिचुएशन के अंदर क्या O पॉइंट पर डेल्टा एक्स जीरो है? नहीं है ना, ये पहले का पार्ट डिफरेंस है। यानी आप कह सकते हो कि एट O डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि कितना है डेल्टा एक्स? D साइन अल्फा। तो क्या O पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट होगा? समझ आई बात? O सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। सवाल अगला यही आता है कि अब सेंट्रल मैक्सिमा अगर शिफ्ट हो रहा है तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा?
वाली लाइट पहले से ज्यादा चल चुकी है, तो जीरो पार्ट डिफरेंस करने के लिए S1 वाली लाइट को ज्यादा चलना चाहिए, तो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ आना चाहिए, कुछ ऊपर। मेरी गलती, S1 है ये, ठीक है। तो S1 वाली लाइट को अगर ज्यादा चलाना है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका आया है सेंट्रल मैक्सिमा। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से एक रे जाएगी इस तरह से, और यहां से एक रे जाएगी, और अब एक और पार्ट डिफरेंस आएगा एडिशनली, ये वाला, ये होगा डेल्टा x2 कह देता हूं, समझ रहे? तो अगर आपको क्या करना है, नेट पार्ट डिफरेंस को जीरो करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x2, जो कि स्प्लिट 1 का एक्स्ट्रा पाथ है, ये इक्वल होना चाहिए डेल्टा x1 के, जो कि पहले से S2 का एक्स्ट्रा पाथ है। बात समझ आई? आप जानते ही हो ये एंगल अगर थीटा है, जहां सेंट्रल मैक्सिमा उड़ के चला गया है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो इसे, डी साइन थीटा, और ये इक्वल होना चाहिए डी साइन अल्फा। यहाँ से थीटा आपको क्या मिल गया, अल्फा। काहे की इक्वेशन हो गया। क्या समझ आया इससे? जितने एंगल पे लाइट रेज गिरती हैं, उसी पे सीधा आगे खींच दो, तो वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम बन जाता है। समझ आया कि नहीं? अरे अल्फा पे गिरी और वो थीटा, ऐसा लगेगा सीधी सीधी लाइट चली गई, जहां पे मीट कर रही है वहीं पे बन जाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमम। कोई दिक्कत? बस। क्या बीटा पे कोई फर्क पड़ेगा, फ्रिंज पैटर्न पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, हम ऐसा कर देते हैं कि पहले लाइट सीधी गिर रही थी, अब हमने 30 डिग्री से घुमा दी, तो बताओ कितनी फ्रिंजेस वो पॉइंट को क्रॉस करके जाएंगी। सिंपली क्या कर दोगे, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन निकालोगे, अपॉन बीटा, मिल जाएगा कितने मैक्सिमम। देख लो कहाँ। अरे रेज तो सारी बैंड होती हैं, पॉइंट पे जाने के लिए क्या करना होगा, सीधी सी बात है, आप लॉजिकली सोचो, वो एक्सप्रेस चल चुकी है डेल डी साइन अल्फा, इसको चलना है डी साइन थीटा, तो अल्फा बराबर थीटा। यहाँ पे इनको एग्जैक्ट थीटा नहीं होता है वो, पर हम मान लेते हैं थीटा, तो मैं सेंटर ऑफ द स्लिट से ज्वाइन कर रहा हूँ, पर मैं मान लेता हूँ S2 वाली भी थीटा पे ही जा रही है, S1 वाली भी थीटा पे ही जा रही है। अभी तो सेपरेशन लार्ज रखा जाता है। यहां से अब पूछ ली जाती है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि y। ये डिस्टेंस अगर y है, तो क्या y बता सकते हो? अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो सिंपली मैं क्या कह दूंगा, टेन थीटा, ये क्या हो जाना चाहिए, और थीटा स्मॉल है तो इसी को थीटा लिख सकते हैं, तो y हमें मिल जाता है डी थीटा। ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है। अगर थीटा छोटा नहीं है, तो सिंपली आपको निकालना पड़ेगा टेन थीटा, और फिर आप लिखोगे y बाई डी, तो यहाँ से y रहेगा डी टेन थीटा।
5/10 पक्का? Yes. तो लाइन है। हाँ भाई मैं वही ना वेवलेंथ 5000 ले लो। चलो पहले केस में क्या हो जाएगा, थीटा है आपका 9 डिग्री, यानी अल्फा भी क्या होना चाहिए 9 डिग्री। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उसका एंगल यहाँ से जो होगा वो भी होगा 9 डिग्री। तो अब सिंपली क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो आप लिख सकते हो tan अल्फा ये होना चाहिए y/d, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे y इज इक्वल टू डी थीटा या डी अल्फा, कुछ भी लिख दो, अल्फा छोटा है क्योंकि। तो d दिया है 2 मीटर, इंटू अल्फा की वैल्यू क्या होगी 9 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे यानी कि π/10 मीटर। कोई दिक्कत? इस केस में O पॉइंट पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी एट O, पाथ डिफरेंस जो होगा वो सिंपली क्या होगा d sin थीटा। समझ आ रहा है? तो यहां से अब मैं क्या निकाल सकता हूँ डेल्टा फाई, जो कि हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स जो कि है d sin थीटा। डेल्टा फाई आ गया हमारे पास, पुट कर दो वैल्यू, ये हो गया 2π/λ है 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू डी है 10⁻³ इंटू साइन थीटा को क्या लिख देंगे सिंपली थीटा। तो 9 इंटू π/180, ये आपको मिल गया कितना 200। पक्का नहीं करेंगे ना, जो भी आ रहा है लिख दो छोड़ दो, 200π²। समझ आया? तो आप सिंपली आई नेट को क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4I0 cos², 200π²/2, ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ऐसे आ सकता है, π² असंभव चीज है क्या? हो तो सकती है ना दुनिया में, है? कोई दिक्कत? बी पार्ट में क्या डिफरेंस होगा, थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री, तो इसमें तो कुछ फर्क नहीं आएगा, बस ये याद रखो कि अब हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, ये होना चाहिए y/d।
तो y आएगा आपका d tan 30 डिग्री, यानी कि 2/√3 मीटर। काफी शिफ्ट हो गया। सिमिलरली डेल्टा x निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका d sin थीटा, यानी कि d/2। अरे समझ आ रहा है? d/2 तो डेल्टा फाई क्या आ जाएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा x। डेल्टा फाई आया 2000 पाई। तो आई नेट क्या आ जाएगा आपके पास, 4I0 cos स्क्वायर 1000 पाई 1 हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या आ गई 4I0, यानी यहाँ पे अभी भी क्या बन रहा है, मैक्सिमम। कौन से नंबर का मैक्सिमम है, मैं अगर आपसे पूछूं तो बोलो, किस नंबर का मैक्सिमम है। इतना नहीं करना, फेज डिफरेंस कितना है 2000 पाई। मैक्सिमम कब कब बनता है, 0। जनरल क्या था 2n पाई, याद आ रहा है। तो 2π पे पहला, 4π पे दूसरा, 6 पे तीसरा, कौन सा 1000 मैक्सिमम। समझ आ रहा है, नहीं 2n पाई तो हाँ कितना आ गया 1000 मैक्सिमम। चाहो तो लिख भी सकते हो। क्या हो गया, वो एन लैम्डा था बेटा। डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव में कंफ्यूज मत हो। डेल्टा फाइव 2n पाई आया था, डेल्टा एक्स n लैम्डा आया था, क्योंकि डेल्टा फाइव 2π/λ डेल्टा एक्स होता है ना। अरे यार, चल ये हो गया। कोई डाउट इसमें, एक और करना चाहिए। हाँ कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और मैं सर ऐड कर दूं। कर देता हूँ। तुम लोग डायग्राम तो बना ही लो, मैं तो बना ही रहा हूँ। एंगल बिना है अभी तो।
सही है। बाकी लोगों का क्या देख रहे हो हीप पीछे? परसों के में आए थे, परसों मैंने आईडीएससी पढ़ाया था क्या? अभी क्या देखना चाह रहे हो? ये तो आज ही पढ़ाया है, इससे मिलता जुलता तो कुछ पढ़ा ही नहीं है पहले। किसका? जीआईएफ का फॉर्मूला? चलो करो, ट्राई करो। कोई फॉर्मूला पूछना तो मुझसे पूछना, फालतू पेज देखते रखो बहुत देर तक, टाइम वेस्ट। 3460 3928 3000 में आ रहे हैं दोनों का। 69, अरे बाप रे बाप, 3000 का अंतर आंसर में। और कोई? सर 3460। 3460 दो लोगों का मैच किया, इतना ऑड फिगर संभव है कि सही होगा। यहाँ पे क्या आया? नहीं आया? हम्म 3440। चलो, सबसे पहली चीज, बीटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आया बताओ? लैम्डा हो गया 5 × 10 की पावर -7, डी है 1 बाई डी है 2 × 10 की पावर -3। यहाँ से आपको मिल गया 0.25 mm। तो फ्रिंज विड्थ कितनी है? 0.25 mm। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अगर ये अब 60 डिग्री पे गिर रही हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से बन रहा होगा 60 डिग्री पर। तो उसका y अगर पूछा जाए तो सीधे tan थीटा यूज कर लेंगे। tan 60 डिग्री ये हो जाना चाहिए y बाई डी। डी है 1 मीटर, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी √3 मीटर। यानी सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया है √3 मीटर। तो नंबर कितने फ्रिंज इसके बीच में लाई कर रहे होंगे, 0 और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, उन्हीं सब ने तो क्रॉस किया होगा। तो नंबर के लिए √3 मीटर डिस्टेंस है अपॉन 0.25 mm, ये फ्रिंज विड्थ है। इसको लेंगे 1.73 इंटू 4, क्या हो 1.72, इतना ही बहुत है, इंटू 4 इंटू 1000, कितना आ रहा है भाइयों? बोलो ना कितना आ रहा है? 6928। ठीक है, इतना कोई वहां पे करवाएगा नहीं आपसे, लमसम आंसर होगा। एक चीज इस क्वेश्चन में हमेशा चेक करनी चाहिए, वो है एन मैक्सिमा। किसी भी एक साइड पे मैक्सिमम कितने मैक्सिमा हैं, वही तो क्रॉस करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास? डी बाय लैम्डा। डी है हमारे पास 2 × 10⁻³ और लैम्डा है 5 × 10⁻⁷। कितना है ये? 4000। ही 4000 मैक्सिमा, तो 6000 क्रॉस कैसे कर जाएंगे? अरे समझ आया सर, यहाँ मिल गया -1 आपको, समझ रहे हो? जब नीचे वाला पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, क्रॉस करता हुआ जा रहा है, वो तो चेक तो कर लो, क्योंकि 60 डिग्री एक बहुत बड़ा एंगल है। जो फ्रिंज पैटर्न होता है, मैंने कहा था छोटे एंगल पे आसपास ज्यादा दिखता है, तो ऐसा थोड़ा 1.5-2 किलोमीटर तक फैला हुआ है वो। यहाँ आपका 1.7 मीटर शिफ्ट हो गया है पूरा पूरा, जब सब कुछ मिलीमीटर में है। फ्रिंज विड्थ आपकी देखो कितनी है, 1 mm में 4 फ्रिंज आ गई हैं। कितना छोटा पैटर्न है। तो हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमा जो क्रॉस कर रहे हैं वो 4000 है।
देख लो यहाँ ऑलवेज परफॉर्म चेक। क्योंकि n तो वैल्यू हमेशा दे देगा। आप वहां पे √3 की जगह 3000 किलोमीटर भी लिख दोगे ना तो भी n आ जाएगा, और उतने मैक्सिमम होने भी तो चाहिए। क्लियर है? बोलो बोलो किससे बोलो। उससे क्या करना चाह रहे थे? हाँ आपका वो nth मैक्सिमा आ रहा है वहां पे। इस पे तुमने निकाला √3 मीटर पे कौन सा मैक्सिमा बन रहा होगा? नहीं निकाला क्या तुमने? वहां पे क्या आ रहा है? तुमने ओ पे निकाला कि कौन सा मैक्सिमा है? एक साइड कॉमन सेंस लगाओ ना यार, प्रूफ भी बताया था उसका। डी एक साइड पे रही अगर जाएगी तो मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस डी तो आ सकता है। बोलो बोलो, डाउट है कुछ? नहीं, तुमको चले आगे बोलो, तुमको समस्या लग रही है। डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई रखने से आपको पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर डेल्टा फाई के लिए कौन से नंबर का मैक्सिमम है। तो आपने डेल्टा फाई क्या लिया था और डेल्टा एक्स को क्या लिखा? तो आपने ओ पॉइंट पे निकालना चाहा कि कौन सा मैक्सिमम बन रहा है। ओ पॉइंट पर ही तो उतना पार्ट डिफरेंस आएगा ना। जब लाइट टेढ़ी आएगी, सोच के देखो, तो यहाँ से S1 से S2 से यहाँ आने के लिए तो कोई पार्ट डिफरेंस आएगा नहीं, बस इनिशियली पार्ट डिफरेंस होगा। तो जो आपने डी साइन अल्फा पार्ट डिफरेंस लिया है डेल्टा एक्स, वो तो ओ पॉइंट का पार्ट डिफरेंस है। वो भी सही टेक्निक है। आपने वहां पे निकालना चाहा कि कौन से नंबर का मैक्सिमम यहाँ पे बन रहा होगा, यही किया ना आपने। तो उससे क्या आया? 440 ज्यादा आना चाहिए था। देखो क्या वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है? डी साइन 60 डिग्री है ना, तो कितना हो गया वो? d√3/2 इज इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से n क्या आया हमारे पास? d हो गया 10⁻² इंटू 10⁻³ इंटू 1.73 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷। यही क्या कितना आ रहा है देखो एक बार। थ्री सिक्स फोर जीरो 3640। टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी को मोबाइल हो कैलकुलेटर से कर लो अगर नहीं हो पा रहा तुमसे तो। बैठे मत रहा करो। तो यहाँ पे तुम्हारा 3640 वाला मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मतलब 3000 में आ रहा है ना, कैसे कैसे होगा? क्योंकि गड़बड़ी हो रही है, हमारे पास मैक्सिमम तो 4000 है, तो फिर कुछ नीचे रह जाएंगे इस हिसाब से तो। पार्ट डिफरेंस है डी साइन थीटा, मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा के इक्वल करते हैं। हम्म वो तो नीचे ही थे ना उतने मैक्सिमम। अच्छा नीचे और पैटर्न बनने लग गया होगा, पर बीटा तो सेम ही है, दोनों से आना तो सेम चाहिए। चलो देख लेंगे एक बार। अभी तो मुझे यही लगता है यही ठीक है। इसमें दिक्कत क्या हो रही है?
चलो कंफ्यूज मत हो, अभी तो यही याद रखो कि क्या करना है आपको, डिस्टेंस जो भी आ गया है अपॉन बीटा करके आप निकाल के देख सकते हो कितने आ रहे हैं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ तो चेंज नहीं हुई है ना। 10 टाइम्स बीटा ये होना चाहिए, डिस्टेंस कितना आया था, √3 मीटर। ये क्या आ रहा है, √4,000 इससे वही आ रहा है ना, वही होना चाहिए ना, फ्रिंज विड्थ पे तो फर्क पड़ा नहीं है, बीटा तो वही है। अगर सेंट्रल मैक्सिमा वहां है तो उससे नीचे अगर मैं बीटा बीटा जोड़ता जाऊं तो 6,000 मैक्सिमा आ जा रहा है ना यहाँ पे तो। चलो एक बार कंफर्म कर लूंगा मैं, आगे लिख लो। समझ तो आ गया, इनिशियली अगर पार्ट डिफरेंस हो तो क्या करते हैं उसका, बस उसको यूज करना, उसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, आगे लिखो YDSE, YDSE यूजिंग बाइक्रोमेटिक लाइट। तो अभी तक क्या था, जो YDSE कर रहे थे उसमें एक ही कलर की लाइट थी, एक ही वेवलेंथ की लाइट थी। अगर हम दो वेवलेंथ की लाइट ले लें और उससे YDSE कराएं तो फिर क्या होगा, हम्म, दो पैटर्न आएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये लाइट आ रही है जिसमें λ1 और λ2 दोनों वेवलेंथ हैं, ये है D और ये है D। दोनों की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होने वाली है। अगर पहले वाले वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ बोली जाए तो वो हो जाएगी λ1 d/d, और β2 की बात की जाए तो हो जाएगी λ2 d/d। ओ पॉइंट पे अगर बोला जाए तो किस कलर का सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, बोलो। ओ पॉइंट पर किस कलर का सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, तो आपको पता है ओ पॉइंट पर डेल्टा एक्स कितना है, 0। तो दोनों के लिए डेल्टा एक्स 0 है, तो दोनों का क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझ आई, यानी दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा ही ओ पे बनता है, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स, सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड्स। अच्छा, अब जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा के सबसे पास वाला मैक्सिमा, क्या वो दोनों का सेम जगह पे बनेगा या अलग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों का बीटा अलग है। समझ आ रहा है। तो अब क्वेश्चन इसमें एक ही प्रकार का आता है, वो ये आता है कि बताइए इनका अगला कौन सा मैक्सिमा होगा जो कि कोइंसाइड करेगा। समझ आ रहा है, कौन सा इनका मैक्सिमा होगा जो कि कोइंसाइड करेगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो मैक्सिमास विच कोइंसाइड, तो मैं मान लूंगा कि nth मैक्सिमा ऑफ λ1 ये कोइंसाइड करता है विद mth मैक्सिमा ऑफ λ2। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, n β1 ये होना चाहिए m β2, nth मैक्सिमा की डिस्टेंस n β1, mth मैक्सिमा की डिस्टेंस m β2। तो यहां से आपको मिलता है n/m इज इक्वल टू β2/β1, यानी कि λ2/λ1। एक बार आपको n/m का रेशियो मिल गया तो आप पता कर सकते हो कि कौन कौन से मैक्सिमा है जो कि कोइंसाइड कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, अगर रेशियो आ जाता है 1/2
तो कौन कौन से मैक्सिमा कोइंसाइड करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि n/m ये आया है 1/2, तो आप कह सकते हो इसका सेकंड इसके फोर्थ के साथ, इसका थर्ड इसके सिक्स्थ के साथ, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? तो बस हमने क्या किया, पोजीशन को सेम कर दिया। ओके, ठीक है। क्या हो रहा है भैया, इतने अलग अलग आंसर्स? मैंने तो दूसरे क्वेश्चन की जगह भी नहीं छोड़ी थी। इस पे भी दो कराने पड़ेंगे क्या? तो nth ऑफ 3000 ये कोइंसाइड करता है mth ऑफ 5000, तो रेशियो क्या आ जाएगा n/m का? तो पहला 5/3, दूसरा 10/6, तीसरा 15/9। कौन सा पूछा है? तीसरे। तो या तो 15th मैक्सिमा ऑफ 3000 की डिस्टेंस निकाल दो, या 9th मैक्सिमा ऑफ 5000 निकाल दो। तो मैं 9th मैक्सिमा ऑफ 5000 निकाल देता हूँ, तो y हो गया 9β2। तो 9 इंटू लैम्डा d/d कितना आ गया भाई?
4.5 मिलीमीटर। 15 बीटा 1 कर रहे तो वो भी सेम ही आता। और एक कराने की जरूरत। अगला लिखिए YDSC यूजिंग व्हाइट लाइट। अब होता क्या है लैब के अंदर जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और मान लो आपने सोडियम लैंप ले रखा है, मान लेते हैं रेड कलर की लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो जब YDSC का पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे तो कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा है क्या आप पहचान पाओगे? रेड कलर की लाइट अगर आ रही है तो सेंट्रल मैक्सिमा में हाईएस्ट इंटेंसिटी होगी। पर क्या फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी और सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होगी? अरे सारे मैक्सिमा की सेम ही तो होती है 4I0। तो ढेर सारी स्ट्रॉन्ग मतलब ब्राइट फ्रिंज दिखेंगी, ढेर सारी डार्क फ्रिंज दिखेंगी। उनमें से कौन सा सेंट्रल मैक्सिमा है कैसे पता? गिनने तो जाएंगे नहीं ऑब्वियसली। नहीं पर तो सर एक और लाइट की देख के कैसे पता सर लगेगा? एक और मोनोक्रोमेटिक लाइट ले आएंगे देन यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं उसके लिए व्हाइट लाइट ले लेते हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। व्हाइट लाइट अभी आपने कौन सी लाइट यूज की? बाइक्रोमेटिक, उसमें 2 वेवलेंथ थी। व्हाइट लाइट में कितनी है? इनफाइनाइट। 7 मेजर कलर्स हैं जिनको आप देख पाते हो, बाकी वेवलेंथ तो कई सारी है ना। तो मान लो कि मैं व्हाइट लाइट इसके ऊपर लाके गिराता हूँ, अब मुझे बताओ कि अगर ये व्हाइट लाइट है तो इसमें मेजर 7 कलर्स हैं, वो सारे के सारे स्क्रीन पे जब आएंगे तो सबके लिए अलग अलग बीटा होगा। अब उन मेजर 7 के लिए 7 अलग अलग बीटा है और कलर्स तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट बीटा है, तो बड़ा ही रंग बिरंगा पैटर्न दिखने वाला है ऊपर तो। लेकिन सभी के लिए एक बात कॉमन है, हर एक कलर की लाइट जब O पे पहुंचेगी तो सभी के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? 0। और सभी के लिए अगर डेल्टा एक्स 0 है तो यहां बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है यानी हर कलर अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर है, और सारे कलर जब अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पर होते हैं तो कलर कौन सा दिखता है? व्हाइट। दोबारा स्क्रीन पे ये वापस से व्हाइट स्ट्रिप बन पाएगी? इनफाइनाइट कैल्शियम निकाल पाना संभव नहीं, समझ रहे हो? जो आपने ऊपर 2 का तो निकाल दिया और इनफाइनाइट कलर्स का वो पॉसिबल नहीं है। तो पूरी स्क्रीन पे सिर्फ एक पोजीशन होगी जहां पे ब्राइट व्हाइट कलर की लाइट दिखेगी और वही होगा सेंट्रल मैक्सिमा। ऐसे हम सेंट्रल मैक्सिमा को पहचान सकते हैं, किसी सेटअप में उसे मार्क कर सकते हैं, फिर वहां पर जो रेड कलर का मैक्सिमा बनेगा कह देंगे कि यही सेंट्रल मैक्सिमा। बात समझे तो लिख लो। डार्क रूम होता है पूरा का पूरा तो ब्लैक स्क्रीन मान सकते हैं, ठीक है ना। व्हाइट लाइट के लिए व्हाइट तो नहीं यूज करेंगे, अजीब हो जाएगा। चलो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो फॉर ऑल द कलर्स, फॉर ऑल कलर्स central maxima is at O, central maxima is at O। दिखती नहीं हो, फाइनाइट स्क्रीन है तो नहीं दिखेगी ना। और ये पैटर्न भी बहुत बड़ा नहीं बनता है, आप बड़ी स्क्रीन ले भी लोगे तो भी नहीं बनता, तो एक लिमिट के बाद बंद भी हो जाता है वो, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एट O white bright fringe is formed। No other point on screen is common maxima। Various color fringes can be seen। व्हाइट नहीं दिखेगी बस, बाकी आपको हर कलर की फ्रिंजेस दिख सकती हैं। अब JEE AI EEE में इसके ऊपर सवाल आया है।
क्या सवाल हो सकता है? सवाल था सेंट्रल मैक्सिमा के पास में जो कलर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से दिखेगा वो कौन सा होगा? ऐसे इतनी तेज, मतलब कैसे हुआ, कैसे? बिल्कुल सही, मतलब ठीक है, पर तुमने क्योंकि पिछले क्वेश्चन में रेड रेड लाइट थी इसलिए। वो यूज किया था ना सोर्स, कौन सा बताया था? सोडियम लैम्प। सोडियम। ठीक है चलो। क्या? रुक जा, हम सोच रहे थे। नहीं मैं नहीं कह रहा आंसर, मैं तो बता रहा हूँ कि इतनी जल्दी कैसे दे सकता है कोई आंसर। दो ही ऑप्शन है, वो सबको पता है, दोनों आपने बोल दी। आराम से सोच लो, लिख लो क्वेश्चन भी। क्वेश्चन अरे लिख लो भाई। इन YDSE the color seen at maximum intensity closest to central maxima is और ऑप्शन थे आपके पास रेड, वायलेट, येलो, नन। बोलिए। वायलेट के साथ दर्पण जा चुके हैं और रेड के साथ सवाल सुनने से पहले जा चुके थे अतुल्य जी। अतुल्य के भाई किसके साथ हैं? क्या नाम था? अंकित जी। पीछे ही बैठ जाओ ना, पीछे ही बैठ जाओ। इतना मुड़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम पीछे बैठ जाओ, उसे आगे बुला लो। क्या हुआ, क्या बता रहा था वो? कलर पे डिबेट चल रही थी। तुम किसके साथ हो, वायलेट या रेड या येलो? भी एक ऑप्शन है। रेड के साथ। अभी भी रेड के साथ है भाई, इसे कहते हैं लॉयल्टी, समझ रहे हो? मार्क्स जाए तो जाए, मैं लॉयल्टी नहीं छोड़ूंगा। वो उसकी तरफ इशारा क्यों कर रहा है भाई? भाजपा की वजह से। तुम क्या कह रहे हो भाई अंकित? और एक और अंकित नहीं पता तो सोचो ना। अच्छा रेड, भाई का साथ दिया। तुम बताओ भाई। एक ही सवाल था जो सोचने वाला है, बाकी तो फॉर्मूला यूज करना था। पीछे तुम्हारा नाम क्या है यार? सिद्धार्थ। नए हो क्या तुम? आए पहली बार हो क्या? पहले भी आए हो? सर वायलेट। एक सेकंड, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। पहले कब आए तुम? क्या कहना चाहते हो तुम कलर के बारे में? कुछ तो कहो यार, 4 ऑप्शन है, चुन लो। वायलेट। तो देखो सीधी सी बात है, ध्यान से देखो, बीच में बन गया भाई सेंट्रल मैक्सिमा। अब हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, वो होती है लैम्डा डी बाई डी। यानी मैं कह सकता हूँ बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसका बीटा बड़ा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी। वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वायलेट या रेड? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वायलेट से, तो बीटा भी रेड कलर का ज्यादा है वायलेट से। तो रेड का मैक्सिमा कहां बनेगा? दूर बनेगा। और वायलेट का मैक्सिमा कहां बनेगा? पास। रेड से बना दिया मैंने, बस कंफ्यूज करने के लिए। तो अब इसका आंसर ऑब्वियसली क्या है? देखिए सवाल ये नहीं था, सवाल में ये नहीं पूछा था कि सबसे पास मैक्सिमा किसका बनेगा। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल मैक्सिमा के पास सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से कौन सा कलर दिखेगा। बात समझ आ रही है? समझ लो पहले। अरे
मैं जरा समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। देखो ब्रेक मिले, मिटा दिया। देखो भाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, आंसर ही बदल दिया अपना। तो यहाँ कौन सा आया था हमारा? रेड। उल्टा क्यों बनाया था यार? ठीक है, और ये है वायलेट, ये इनका मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। तो रेड का मैक्सिमा बाद में आ रहा है, तो रेड का मिनिमा भी बाद में आएगा, तो यहाँ मतलब वायलेट का मिनिमा है, और यहाँ कुछ आ जाएगा मान लो रेड का मिनिमा। समझ आया? तो अगर वॉयलेट का मिनिमा सबसे जल्दी आ रहा है, सबसे पास किसका मिनिमा है? वॉयलेट का। सबसे तेजी से किसकी इंटेंसिटी घट रही है? इसको यहाँ पे जीरो हो जाना है, इसको रेड वाले को यहाँ तक जाके जीरो होना है। अरे समझ आ रहा है? तो जस्ट पास में अगर आप चलोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर कौन सा दिखेगा? रेड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कंफ्यूज हो गए ना? अरे कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? समझ आया जो मैंने बोला? समझ भी नहीं आ रहा? वापस समझा सकते हैं? मैं इसको एक तो सेम डायग्राम से बनाता हूँ तो शायद समझ आएगा। देखो ये व्हाइट हो गया, रेड को रेड से ही बनाते हैं, ठीक है? देखो जरा ध्यान से देख लो भाई, ये रेड का मैक्सिमा है, ये रेड का मैक्सिमा है, दिख रहा है? तो यहाँ कहीं रेड का मिनिमा होगा, डॉटेड से मैं मिनिमा शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे वॉयलेट का मैक्सिमा है, इसे वॉयलेट मान लो, और यहाँ वॉयलेट का मिनिमा होगा, तो इसे मैं कह देता हूँ वी मिन, यह है वी मैक्स, और यह है आर मिन, और यह है आर मैक्स। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि सेंट्रल मैक्सिमा के पास में किसका मैक्सिमा सबसे क्लोज दिखेगा, किस कलर का मैक्सिमा सबसे क्लोज दिखेगा, तो हमारा आंसर क्या होता? वॉयलेट। समझ आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? किसका मैक्सिमा सबसे पास दिखेगा तो हम क्या कहते हैं? वॉयलेट। पर उन्होंने कहा कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में दिखेगा, तो अब सोच के देखो, वॉयलेट का मिनिमा पहले आ रहा है, यानी यहाँ पे वॉयलेट की मैक्सिमम इंटेंसिटी और यहाँ वॉयलेट की मिनिमम है, तो ये इतनी सी डिस्टेंस में पूरी खत्म हो गई। जबकि यहाँ रेड की जीरो है और यहाँ रेड की मैक्सिमम है, तो रेड को जीरो होने के लिए इतना डिस्टेंस है कि नहीं है? तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा तेजी से घट रही है? वॉयलेट की, क्यों से पहले जीरो होना है। जस्ट थोड़ा सा ऊपर उठते ही ज्यादा कम किसकी हो गई होगी इंटेंसिटी? वॉयलेट की ज्यादा कम हो गई, तो कौन सा कलर आपको ज्यादा अपीयर होगा? तो आंसर क्या होना चाहिए था? समझ रहे हो? पर वो यही ट्रिपल ही था, तो आंसर सही था वॉयलेट। समझ आया? तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंस जैसे पेपर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ये जो हमने बाद में दिमाग लगाया है, एक्चुअली लगाना वही था, पर अगर किसी ने लगाया तो उसे मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स किसे मिले? जिसने ऐसे गोली की तरह एकदम सवाल सुनते वॉयलेट, मार्क्स। एडवांस में कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज पे मैटर करेगा। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन दिया मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो एडवांस में इसका आंसर रेड ही होगा। बात समझ रहे हो? पर मेंस की कोई गारंटी नहीं ले सकते, और ट्रिपल की तो बिल्कुल नहीं ले सकते थे। उनने क्वेश्चन रिपीट किए हैं, तुम्हें पता है? एज इट इज क्वेश्चन रिपीट तक किए हैं ट्रिपल ने, खुद ही के क्वेश्चन। नहीं, एक ही पेपर इतने भी बेवकूफ नहीं है। मतलब प्रीवियस ईयर से कॉन्सेप्ट रिपीट करना एक चीज होती है, डेटा सहित क्वेश्चन रिपीट कर देना वो हद हो जाती है ना। समझ आया? तो यहाँ लिख सकते हो कि ये क्लोजेस्ट मैक्सिमा है, क्लोजेस्ट मैक्सिमा है थोड़ी सी, पर मैक्सिमम इंटेंसिटी से आप मैक्सिमा नहीं कहते ना। द कलर दैट कैन बी सीन एट मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है ना? तो उससे तो यही समझ आता है पास में किसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। रेड में हम क्या लिख देंगे?
मैक्सिमम इंटेंसिटी क्लोजेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमम। नहीं हुआ भाई बोनस, इतना कौन समझाएगा उनको कि आपने ये पूछ लिया है। पूछने वाले ने भी नहीं सोचा था मैंने क्या पूछ लिया है, वो तो सादा यही पूछना चाह रहा था बस, उसकी इंग्लिश थोड़ी वीक होगी, उसने कुछ भी लिख दिया। चलो, और तो इसमें क्या ही पूछ सकते हैं, अब यही कर सकते हैं, व्हाइट लाइट गिरा दी और आपसे पूछ लिया कि बताओ रेड और येलो का कॉमन मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो वो तो बाइक्रोमेटिक वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये थे टाइप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट? नहीं सर। अब क्या यंग का नाम बहुत फेमस हो चुका है? नहीं दोस्त, कैसे होगा? सेंट्रल मिनिमा कैसे होगा? कैसे होगा मतलब? जीरो एक बीच बीच वाली क्वांटिटी होती है ना, उसके बाद फिर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा, जीरो ले लिया मैक्सिमा ने, तो मिनिमा क्या लेगा फिर? कुछ नहीं बचा ही नहीं कुछ। क्लियर है सर? हाँ सर लेकिन वायलेट का वीमैक्स भी पहले आएगा ना? वायलेट का वीमैक्स पहले आएगा, बिल्कुल सही बात है, तभी तो लिखा है ना क्लोजेस्ट मैक्सिमा, वही तो है। हाँ सर। इसमें हाँ, अरे यहाँ तो मतलब व्हाइट लाइट तो सिर्फ वो होती है ना, विजिबल विजिबल रेंज, व्हाइट लाइट तो उसी को कहते हैं। चलो अगला लिख लो, ये थे यंग, यंग की चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब क्या था, और भी लोग थे, उन्होंने कहा हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर दूसरे के नाम पे क्यों करें, है ना। है लॉयड, लॉयड लियोड, सही है सही है। मुझे भी नहीं पता यार क्या है ये लियोड। जो भी है भाई देख लो, सवाल में नाम लिख के जनरली आता नहीं है, उनका सेटअप आता है। तो अब क्या था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की खास बात क्या है, उन्होंने कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर लिए हैं जो और कोई नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि ऐसे होते ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 1 से 2 में स्प्लिट कर लिया, ये दिमाग वाली बात थी। और बाकी लोगों को भी सेटअप बनाना था, पर एग्जैक्टली सेम सेटअप तो यूज कर नहीं सकते, लोगों ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा हमें भी 1 से 2 सोर्स बनाने हैं कुछ ना कुछ करके। तो इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ, ये है एस, इसको किसी हाइट पर रखा एक प्लेन मिरर से, मैं उसे कह देता हूँ मान लो डी, या एच लिख लो वो भी ठीक है, एच। और सामने उन्होंने रख दी एक स्क्रीन, ये रही आपकी स्क्रीन। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि एक रे जो कि आके मिरर पे गिरेगी वो रिफ्लेक्ट भी होगी, और वो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पे पहुंचेगी, और एक रे डायरेक्टली सोर्स से निकल के स्क्रीन पे पहुंचेगी। अरे ये क्या हो गया, ठीक है समझ रहे हो, ये मत सोचना वो टकरा के लौट आई यार, चूज भी नहीं होगा ये, मतलब तुम समझ नहीं सकते ना बस। ये लो, ठीक है, तो एक रे इस तरह से गई है और एक रे सीधी सीधी चली गई है। तो अब ये रे यहां से, उसे उन्होंने कह दिया एस डैश, और ये जो डिस्टेंस थी वो भी क्या थी, एच।
उन्होंने कहा ये लो हमारे 2 सोर्स, एक सोर्स ये और एक सोर्स ये हो गया S1 और ये हो गया S2। तो जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन आप लेते थे D, उसकी वैल्यू बस क्या हो जाएगी 2h। ये पूरी डिस्टेंस जो है ये हो जाएगी कैपिटल D। और अब हम फॉर्मूले सेम यूज कर लेंगे। एक समस्या हो गई फिर से, क्यों रहेगा, तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब उनने उसको तो भूल जाने को कह दिया, उन्होंने कहा इसे भूल जाओ, देखो ये जो है ना तुम भी भूल जाओ, ये इसको भूल जाओ। अब ऐसा मानो ये सीधी यहां से ही निकली है S डैश से और वो निकली है S से। अब इसमें एक समस्या है, मिरर अगर छोटा होगा तो एक पर्टिकुलर रीजन में ही पैटर्न दिखेगा, ऑड सा ऊपर की तरफ, नीचे तो पैटर्न बन नहीं सकता ना मिरर के, तो ऊपर वाली स्क्रीन ही काम आएगी। तो उतना सुंदर नहीं दिख रहा, इसलिए ज्यादा पढ़ते भी नहीं लोग। ठीक है, एक और समस्या है, वो समस्या क्या है, जब कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से तो इसमें एक फेज डिफरेंस आ जाता है रिफ्लेक्शन की वजह से। पता है क्या तुमको ये? नहीं। स्ट्रिंग वेव पढ़ा है क्या तुमने? कैसी वेव है वो, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लाइट कैसी है? नहीं पता था कई लोगों को, ट्रांसवर्स है वो भी। ठीक है, तो स्ट्रिंग अगर टकराती है किसी डेंसर मीडियम से तो जो पल्स ऊपर की तरफ जा रही थी क्या वो पलट के नीचे आ जाती है? तो क्या पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है? सेम चीज लाइट के साथ भी होती है। तो यहां आपको याद क्या रखना है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, डेंसर से अगर रिफ्लेक्ट हुई है, undergoes a phase change of pi। अच्छा, ट्रांसमिटेड वाली का कुछ होता नहीं है यहाँ, ट्रांसमिटेड का तो कुछ यूज नहीं है, पर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ट्रांसमिटेड वाले का फेज कभी नहीं बदलता, डेंसर से रेयर जाओ या रेयर से डेंसर जाओ। रिफ्लेक्टेड वाले का सिर्फ तभी फेज पलटता है या पाई से चेंज होता है जब वो डेंसर मीडियम से टकराए। समझ आई बात? तो अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ ना कुछ इनके बीच में पार्ट डिफरेंस आ रहा है, देख सकते हो ना आप लोग। पर एक समस्या थी, जो भी पार्ट डिफरेंस आ रहा है उसमें इस फेज डिफरेंस की वजह से एक पार्ट डिफरेंस और आएगा, यानी जो भी फेज डिफरेंस आने वाला है किसी पॉइंट P पर, वहां एक पहले से फेज डिफरेंस आ जा रहा है पाई। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई। इससे क्या हुआ, अगर ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस दोनों रेज जो चल के गई हैं उनका हो रहा होता है 2 पाई, तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो हो गया 3 पाई। जिनका हो रहा था पाई उनका हो गया 2 पाई। अच्छा, जब फेज डिफरेंस 2n पाई होता है क्या बनता है, तो जहां भी 2n पाई हो रहा था वहां सब जगह पाई पाई ऐड हो गया, तो वो हो गया 2n + 1 पाई, यानी वहां क्या बन गया मिनिमम। तो इनके सेटअप में बस क्या अंतर आ जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कंडीशन बदल जाती है और वो क्या हो जाती है 2n + 1 पाई। समझ आया? माइनस कह दो कुछ भी कह दो, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। अगर आप इसे कंसीडर कर लेते हो तो, इसको पहले से ही कंसीडर कर लेते हो तो, यानी मैं कह सकता हूं कि एट P फॉर मैक्सिमा डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई ही होनी चाहिए। पर जो डेल्टा फाई आया है प्लस पाई, ये मिलके होना चाहिए 2n पाई, तभी तो मैक्सिमा बनेगा। अरे समझ आया? यहां से डेल्टा फाई आपको क्या मिल गया, 2n - 1 पाई। या आप ये इस तरह से लिख सकते हो कि डेल्टा x क्या मिल गया, ये मिल गया आपको 2n - 1 λ/2। तो मैक्सिमा कब बनेगा, जब पार्ट डिफरेंस हो 2n - 1 λ/2। अब देखो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ बदला नहीं है, सिर्फ उस रिफ्लेक्शन की वजह से एक पाई आ गया है जिसकी वजह से कंडीशन रिवर्स हो गई है।
आप चाहो तो ये सब याद मत करो, आप ज्योमेट्रिकली पार्ट डिफरेंस निकालो और उसमें ये पाई को ऐड कर दो बस एक्स्ट्रा, समझ रहे हो। और जो कंडीशन मैक्सिमा की होती थी कि n 2n पाई होना चाहिए, उसी को यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया। लिख लो, ऊपर वाला लिखना है, मैं मिनिमम और लिख देता हूँ। हाँ ये बता देगा, पूछो। 11वीं की तो है। हाँ भाई बता दो ना यार। क्या कह रहे हो भाई, एसएचएम का क्या? ये स्ट्रिंग वेव्स में, ठीक है ना। ऐसा मान लो कि फेज पाई से बढ़ जाता है, या फिर, सुन रहे हो बात, फेज पाई से बढ़ जाता है या फिर पार्ट डिफरेंस λ/2 से बढ़ जाता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ चुके हैं इसके ऊपर भी, एडवांस 2003 में आया था एक क्वेश्चन, वो भी करेंगे हम। जल्दी से लिखो। ऐसे उस रोई को भी नीचे भेज दे। हाँ मर्जी तो थोड़ी चलती है रे, सीधी तो जाएगी जाएगी ना उस पॉइंट पे। भाई जो मैं तो कुछ भी करवा दूंगा, लॉयड ने जो किया मैं वो बता रहा हूँ, वो मर गए अब थोड़ी बदलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन दो। क्वेश्चन पहला तो ये रहा सिंपल, ये एक मिरर है, ये एक स्क्रीन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 बजने वाले, ऐसी अनुभूति हो रही है। अच्छा वो सब याद है, फ्रिंज विड्थ वगैरह समझ रहे हो कैसे निकालेंगे? ये स्मॉल डी की वही सब फॉर्मूले सब कुछ सेम रहने वाले हैं, बीटा वही रहने वाला है, लिख लो यहाँ पे चाहो तो कहीं भी कोने में। बीटा जो है वो सेम आ जाएगा λ/d/, उल्टा। अरे समझ रहे हो ना। तो ये सोर्स है इंटेंसिटी आई नॉट का, आपको बतानी है नेट इंटेंसिटी, HCV का क्वेश्चन है। नेट इंटेंसिटी जस्ट अबव वो, जल्दी। जस्ट अबव वो, फटाफट। पीछे क्यों देखते हो पलट पलट के, कुछ नहीं पीछे। भाई तो देखो जस्ट अबव होगा मतलब क्या हो गया, रे कैसे जाएगी, एक तो जाएगी डायरेक्टली, ये पहुंच गई, और एक जाएगी टकरा के। ऑलमोस्ट पार्ट डिफरेंस क्या है, तो 0 पे क्या बनेगा, मिनिमम। अरे कंडीशन बदल गई है कि नहीं, या ऐसा सोच लो कि पाथ चलने की वजह से 0 है,
पर रिफ्लेक्शन की वजह से लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो लाइन जो लिखी है, फेज डिफरेंस पाई का आता है, या कह सकते हो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऐड हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो डेल्टा एक्स एट ओ आप लिख सकते हो, डेल्टा एक्स एट ओ ये है आपका लैम्डा बाई 2। और ये क्यों है? ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन है। अरे समझ आ रहा है? वो तो है ही नहीं, पार्ट डिफरेंस की वजह से, तो जो एक्चुअल पार्ट डिफरेंस उसकी वजह से कोई नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से। समझ आया? तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमा बनने की जगह मिनिमा बन जाएगा। क्लियर है? बाकी अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।